अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ टीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने न्यूरोलॉजिकल रिहैब में टॉपिक पढ़ना है मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम, या उसको हम एमआरपी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एमआरपी होता क्या है। तो इसमें रीट्रेनिंग किसी भी मोटर कंट्रोल की या टास्क की प्रैक्टिस की जो है आप रीट्रेनिंग करवाएं और अंडरस्टैंडिंग उसको पेशेंट को करवाएं कि नॉर्मल मूवमेंट क्या है और नॉर्मल मूवमेंट क्या है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना बताएं उसको। और मोटर डिसफंक्शन जिस कॉज की अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई करें, उसका प्रॉपर एनालिसिस करें, तो उसको आप मोटर रीट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। एम्फेसिस या फोकस मेनली इस पे जो है प्रैक्टिस मतलब किया जाता है, प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिक टास्क या एक्टिविटीज़। और उसके अलावा कोग्निटिव कंट्रोल ओवर मसल्स एंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। उसके बाद कंपोनेंट्स आ जाते हैं एक्टिविटीज़ एंड कॉन्शियस एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट या मसल एक्टिविटी। मतलब कि आपकी जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होंगी उनको एलिमिनेट किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले उसमें आ जाते हैं कि ट्रेमर्स वगैरह, अगर किसी को रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं तो उनको उसने पेशेंट ने किस तरह से कंट्रोल करना है। देन अगर आपका वीक आर्म जो है वो उसको कम यूज़ कर रहा है या निगलेक्ट कर रहा है और गुड आर्म को जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो आपने उसको किस तरह से इस तरफ लेकर आना है, उसको किस तरह से काउंसल करना है कि आपने वीकर आर्म को ज़्यादा यूज़ करना है और ताकि वो निगलेक्ट ना हो, और आपने गुड आर्म को कम यूज़ करना है। फिर इन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है रियल लाइफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते हैं। देन कंसनट्रेट ओवर असेंशियल कंपोनेंट्स सच एज स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। तो इसमें स्टैंडिंग मतलब कि एक पर्सन है आपके पास, वो प्रॉपरली खड़ा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, आपने इस पर फोकस करना है। उसका पोस्चर देखेंगे आपके, वो मतलब कहीं से पेल्विस हाइकिंग तो नहीं हुई, शोल्डर्स का लेवल देखेंगे, इंटीरियर साइड से आप देखेंगे, पोस्टीरियर साइड से देखेंगे, लेटरल साइड से आप उसको पूरा एनालाइज करेंगे। देन आप उसका देखेंगे कि आर्म्स का लेवल चेक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि उसका फुट लेग लेंथ को देख लेंगे। उसके बाद वॉकिंग में आप उसका गेट साइकिल देखेंगे कि किस तरह से जो है वो वॉक कर रहा है, उसके फेजेस गेट साइकिल के आप देख सकते हैं। फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा है नी की या नहीं, या एक्सटेंशन, मतलब जो भी मूवमेंट्स गेट साइकिल में आपने देखनी होती हैं वो सारी आप एनालाइज करोगे। उसके बाद ये जो है सारी चीज़ें 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती हैं। एक तो एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मसल एक्टिविटी, अननेसेसरी मसल एक्टिविटी या इनवॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटी। सेकंड आपके पास आ जाता है फीडबैक, मतलब उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया तो उसके बाद आप उसको पॉजिटिव फीडबैक उसका दे रहे हैं या नेगेटिव फीडबैक भी अगर दे रहे हैं तो उसकी गलतियां कम करने के लिए आप उसको बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। थर्ड आ जाएगा प्रैक्टिस। तो मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम में ये इन 3 चीज़ों को मेनली आपने फोकस करना होता है। फिर आपके पास आ जाता है इसमें रीलर्निंग करानी है आपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ की, जो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा अपनी ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से या जिस भी वजह से। तो उसमें क्या होगा कि फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ एमआरपी थेरेपिस्ट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब ये हो गई कि आपने पेशेंट को जब ट्रीट करना है तो आपने क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। अब थेरेपिस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। उसमें है रिकग्निशन या प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ या अंडरलाइन कॉज। सेकंड आपके पास आ जाता है एनालिसिस या रीइवैल्यूएशन। थर्ड आपके पास आ जाता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी थेरेपिस्ट ने ये ख्याल रखना है कि जब वो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कोई चीज़ या ट्रीटमेंट डिसाइड कर रहा है तो उसमें पेशेंट की मर्ज़ी शामिल है या नहीं, कंसेंट उसका लिया है उसने या नहीं, उसको प्रॉपर्ली उसके बारे में एजुकेट किया है, उसके बेनिफिट्स बताए हैं या नहीं, और उससे परमिशन लेने के बाद ही वो कर रहा है या नहीं। फोर्थ है एक्शन टेकिंग, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। फिफ्थ है आपके पास रीइवैल्यूएशन या फॉलो अप में जो आप करते हैं, रीवैल्यूएट करते हैं कि ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो है 5 स्किल्स थेरेपिस्ट में होने लाजमी है मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम में। अब हम आगे बात करते हैं इफेक्टिवनेस। तो उसमें रिकग्निशन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एसेंशियल मिसिंग कंपोनेंट, कि मतलब आपने देखना है एक पर्सन वॉक करके आपके पास आ रहा है तो आपने देखना है उसमें मिसिंग कंपोनेंट क्या है। आपने उस मिसिंग कंपोनेंट को अगर सही तरह करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया ना तो फिर आपके लिए ट्रीटमेंट करना कुछ मुश्किल नहीं है। मतलब अगर वो जो है अपना जो है फुट
उठा ही नहीं रहा, ऐसे मतलब उसको फ्लोर से रगड़ रगड़ के या घसीट के चल रहा है, तो आपने ये मिसिंग कंपोनेंट देखना है कि उसकी कौन सी मूवमेंट इस वजह से अफेक्ट हो रही है, इंजरी की वजह से या जो भी उसके साथ ट्रेजेडी हुई है। तो आपने उस मिसिंग कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है प्रॉब्लम लिस्ट बनानी है। एक्सप्लेन क्लियरली टू द पेशेंट बाय स्पीच एंड डेमोस्ट्रेशन। जब भी आपने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करना है तो आप वर्बल क्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं कोई मूवमेंट, आप उसको बाय स्पीच जो है वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपरली कि किस तरह से आपने ये मूवमेंट करनी है। आप खुद चल के उसको दिखा सकते हैं या मूवमेंट करके दिखा सकते हैं कि ये देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ आपने भी इसी तरह से परफॉर्म करनी है। उसके बाद मॉनिटर द पेशेंट्स परफॉर्मेंस एंड गिव वर्बल फीडबैक। उसके बाद उसकी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट सेशन जो है ना आपने फीडबैक मतलब मॉनिटर करते रहना उसको, देन आपने उसको फीडबैक देना उसकी पूरे ट्रीटमेंट या उसकी एक्टिविटी परफॉर्मेंस के बारे में। फिफ्थ है री इवेल्यूएट थ्रू ईच सेशन। हर सेशन के एंड में आपने देखना है कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं या कहाँ पेशेंट जो है वो ये चीज़ पिक नहीं कर पा रहा, तो आपने किस तरह से उसको जो है गाइड करना है। अगर वो पेशेंट उसके लिए वो कोई एक्टिविटी ऐसी आप करवा रहे हैं जो उसके लिए करना मुश्किल है, तो फिर आप कोई और एक्टिविटी चेंज करके या मॉडिफाई कर दें उस एक्टिविटी को। सिक्स्थ है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक आप देंगे ना अगर पेशेंट को, मतलब आप नेगेटिव जो बातें थी उसके ट्रीटमेंट में या जो भी आप उससे परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप वो उसको एंड में मतलब बहुत कैजुअल से अंदाज में बता दें और पॉजिटिव को ज़्यादा फोकस करें। पॉजिटिव के बारे में कि ये जो है ना आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप इसी तरह करते रहे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस तरह के वर्ड्स जो है ना पेशेंट के लिए बड़े मोटिवेटिंग होते हैं। उसके बाद प्रोवाइड एन एनरिच्ड एनवायरनमेंट इन विच द पेशेंट विल बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। कि उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप प्रोवाइड करें जहाँ पे मोटिवेशन उसको ज़्यादा दी जाए, इनकरेजमेंट की फीलिंग्स उसको ज़्यादा मिले, ना कि वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में या फियर वाली कंडीशन में जाता जाए कि मैं तो पता नहीं किस फेज से गुजरा हूँ, मैं ठीक भी होता हूँ या नहीं होता। फिर सेक्शंस ऑफ एमआरपी आ जाते हैं, उसमें आपके पास आ जाते हैं अपर लिम्ब फंक्शन, सेकंड है आपके पास ओरोफेशियल फंक्शन, थर्ड है आपके पास सिटिंग अप फ्रॉम सुपाइन, फोर्थ है आपके पास सिटिंग, फिफ्थ है स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन, सिक्स्थ है आपके पास स्टैंडिंग और सेवन्थ है आपके पास वॉकिंग। तो जब भी आपके पास ब्रेन डिसफंक्शन के साथ कोई पेशेंट आता है और आपने उसका मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम करवाना है, आप इन 7 डोमेन्स पे फोकस करते हैं। आपने देखना है उसके अपर लिम्ब में किसी एक्टिविटी में लिमिटेशन है तो आपने उसको इम्प्रूव करना है। ओरोफेशियल मतलब उसकी स्वेलोइंग में या उसकी कह लें जॉ मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो, या स्पीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसको कंसर्न पर्सन के पास रेफ़र कर देना है। थर्ड सिटिंग अप फ्रॉम सुपाइन यानी ट्रांसफर्स पे आपने फोकस करना है कि सुपाइन से सिटिंग में वो कैसे आता है। फोर्थ सिटिंग, फिफ्थ स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन, सिक्स स्टैंडिंग एंड सेवन्थ वॉकिंग। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स। एनालिसिस ऑफ फंक्शन में आपने क्या करना है होता है, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन कि पेशेंट, आप एक रूम में बैठे हुए हैं अपनी टेबल पे, एक पेशेंट आया है डोर खोल के आपके पास, तो आप वहीं से उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। उसका चलने का अंदाज़ देखें, उसके एक्सप्रेशंस देखें, उसकी हैंड मूवमेंट्स देखें, तो इन चीज़ों से भी आपको बड़ा पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है किस, अगर डिप्रेशन का पेशेंट होगा तो वो उसके एक्सप्रेशंस आपको थोड़े ब्लैंक से मिलेंगे, वो थोड़ा घबराया हुआ होगा, तो इस तरह से आपको ऑब्जर्वेशन से कुछ आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट किस वजह से आपके पास आए। कंपैरिजन, नॉर्मल और एबनॉर्मल का कंपैरिजन करना है, दोनों को कंपेयर जब तक आप नई लिम्स को करेंगे तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ प्रॉब्लम है। एनालिसिस। सेकंड आ जाता है आपके पास प्रैक्टिस ऑफ मिसिंग कंपोनेंट्स। उसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट। पहले तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने ये एक्टिविटी करनी है, यहाँ पे इतने टाइम के लिए करनी है, इतनी रेपिटेशंस इतनी बार करनी है। उसको इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है आपने, कि मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी टांग सीधी ऊपर उठाएं तो आपने फ़ौरन से उठानी है, मतलब इस तरह की इंस्ट्रक्शंस पे आपने आगे से फॉलो मेरी करनी है। फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा वर्बल फीडबैक एंड मैनुअल गाइडेंस।
थर्ड है प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटी, उसमें भी आ जाएगा आपके पास एक्सप्लेनेशन प्लस इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। और तीसरा आ जाएगा प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटी में आपके पास आ जाएगा प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपलर एक्टिविटीज़ टू कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। देन आपके पास है ट्रांसफरेंस ऑफ लर्निंग, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटिव्स एंड स्टाफ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब इनकरेजमेंट उसको प्रोवाइड करें, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। फिर हम अगर बात करें अपर लिम्ब फंक्शन की, तो एक तो एबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टू सी व्हाट वन इज़ डूइंग, तो वो आपने देखना है पोस्चरल एडजस्टमेंट्स विच विल अकर विद एनी मूवमेंट, तो उसको पोस्चर का मतलब उस हवाले से ट्रेन करना है कि उसने अपने पोस्चर को अफेक्ट नहीं होने देना। स्टूप पोस्चर के साथ आया तो उसको आपने पहले पोस्चर ठीक करवाना है, फिर कोई एक्टिविटी स्टार्ट करवानी है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन, फिर एसेंशियल कंपोनेंट इसमें ये है रीचिंग शोल्डर इन एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के मतलब आपने उसको कहें रीचिंग मूवमेंट करनी है और साइडवर्ड्स करनी है, तो आप उसको कहें कि आप एबडक्शन करें, एबडक्शन कर ली, फिर उसके बाद एक्सटेंड कर लें, फोर आर्म आपका फ्लेक्शन में मतलब एक्सटेंशन में है, रिस्ट आपकी एक्सटेंडेड है, तो ये सारी मूवमेंट्स आपने उसको करवानी है। मेजर फंक्शंस ऑफ हैंड इज़ ग्रैस्प, रिलीज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। ग्रैस्प रिलीज़ मतलब कि ग्रैस्प ये वाली एक्टिविटी, रिलीज़ किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर देना, और मैनिपुलेट मतलब कि उसको आपने कंट्रोल करना या हैंडल करना किसी भी ऑब्जेक्ट को। उसके बाद है स्टेप 1, इसमें आ जाएगा एनालिसिस। सबसे पहले तो आप देखेंगे अपर लिम्ब फंक्शन में कॉमन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आर्म एंड हैंड को देखेंगे, एनालिसिस ऑफ पेनफुल शोल्डर करेंगे। स्टेप 2 एंड 3 जो है आपके पास जो सा आता है प्रैक्टिस ऑफ मिसिंग कंपोनेंट्स में, और थर्ड आपके पास होता है प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटी, तो उसमें आपने प्रैक्टिस करानी है अपर लिम्ब फंक्शन की। रेजिडुअल फंक्शन से आपने उसको कैसे नॉर्मल की तरफ लेकर आना है, उसको यूटिलाइज करते हुए वो आपने उसको रीट्रेन कराना है। स्टेप 4 आ जाता है ट्रांसफरेंस ऑफ ट्रेनिंग इनटू डेली लाइफ, मतलब कि अब एक इंजरी के साथ पेशेंट आपके पास आया तो अब आपने उसको कंपेंसेटरी स्ट्रेटजीज बतानी है कि आप फर्दर सेकेंडरी इंजरी को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद है ऑरोफेशियल फंक्शन, उसमें आ जाती हैं एक्टिविटीज़ लाइक स्वेलोइंग, स्पीच फंक्शन, वेंटिलेशन, ईटिंग, कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन इसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद इसमें कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, साथ ड्रूलिंग के साथ पेशेंट आपके पास आ सकता है, और एस्पायरेशन या डिफ़िकल्टी इन इंजेस्टिंग द फूड। स्वेलोइंग टास्क में आप एसेंशियल कंपोनेंट्स देखेंगे, जॉ क्लोजर मतलब आप उसको कुछ खाने के लिए दें, आपने देखना है कि जो उसका क्लोज हो रहा है प्रॉपर्ली या नहीं, और लिप क्लोजर आपने देखना है उसमें। एलिवेशन ऑफ पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग, क्लोजर ऑफ ऑरल कैविटी, एलिवेशन ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग। तो स्टेप 1 एनालिसिस करेंगे आप, ऑब्जर्वेशन ऑफ अलाइनमेंट एंड मूवमेंट ऑफ लिप्स देखेंगे, जॉ देखेंगे, टंग देखेंगे, ईटिंग और ड्रूलिंग हैबिट्स उसकी देखेंगे। फिर सेकेंड आपके पास आ जाएगा लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ओरोफेशियल मसल विल, अगर उसको ओरोफेशियल मसल्स का कोई मतलब वीकनेस है या कोई भी डिस्टर्बेंस हुई हुई है वहाँ पे, तो उससे स्टेप 2 और 3 में लीड कर सकता है पेशेंट। तो स्टेप 2 और 3 में फिर क्या आप करेंगे, पोजिशनिंग कर सकते हैं, इंट्रा ओरल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और टास्क की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और स्टेप 4 आ जाएगा फीडबैक। थर्ड है आपके पास सिटिंग अप फ्रॉम सुपाइन, उसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स ये हैं कि टर्निंग ऑन साइड रोटेशन के पहले आप उसको कहें कि वो साइड लाइन में आए, साइड लाइन से वो जो है वो पहले टांगे नीचे लटकाए, फिर उसके बाद उठ के बैठे तो नेक उसकी स्लाइडली फ्लेक्शन में हो, शोल्डर जो है वो स्लाइडली प्रोटेक्टेड हो। तो स्टेप 1 इसमें आ जाएगा एनालिसिस, स्टेप 2 एंड 3 प्रैक्टिस ऑफ मिसिंग कंपोनेंट्स, और स्टेप 4 ट्रांसफरेंस ऑफ डेली लाइफ। फिर है फोर्थ सिटिंग, एसेंशियल कंपोनेंट इसमें सिटिंग में है बॉडी की अलाइनमेंट या पोस्चर। स्टेप 1 एनालिसिस, स्टेप 2 एंड 3 प्रैक्टिस ऑफ मिसिंग कंपोनेंट, स्टेप 4 ट्रांसफरेंस ऑफ डेली लाइफ। फिर है स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन, एसेंशियल कंपोनेंट्स इसमें है फुट की पोजीशन या प्लेसमेंट, ट्रंक फॉरवर्ड हो विद हिप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ नेक एंड सुपाइन, और सिटिंग कंपोनेंट में आ जाएगा ट्रंक का पैटर्न आपने देखना है, एक्सटेंशन ऑफ नेक एंड स्पाइन और नी फ्लेक्शन। तो इसमें भी वही सारे स्टेप्स आ जाएंगे, 1 एनालिसिस, 2 एंड 3 प्रैक्टिस ऑफ मिसिंग कंपोनेंट, 4 ट्रांसफरेंस ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़। सिक्स्थ है स्टैंडिंग, इसमें पोस्चरल कंट्रोल या एडजस्टमेंट मेन रोल होता है, फीट पोजीशन, इरेक्ट ट्रंक, हिप इन फ्रंट ऑफ एंकल्स, और वही सारे स्टेप्स आ जाएंगे। वॉकिंग में आपके पास आ जाता है एसेंशियल कंपोनेंट्स और मिसिंग कंपोनेंट्स। आपकी असाइनमेंट है कि वॉकिंग में आपने मुझे लिख के सेंड करनी है कि एसेंशियल कंपोनेंट्स इसमें क्या होते हैं और मिसिंग कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। फिर इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ पेशेंट टू परफेक्ट ऑन वन सेक्शन बिफोर गोइंग टू अनदर सेक्शन, मतलब कि अगर एक मूवमेंट में वो मास्टर कर नहीं पा रहा तो तब तक आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दूसरी मूवमेंट पे ना लेकर जाएं।
It is MRP should commence as soon as the patient is medically stable. If bedridden, अगर bedridden है तो उसको orofacial function या upper limb function पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए. 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये हैं कि एक्टिविटीज़ या मोटर टास्क जो हैं उनको या तो सिंपली प्रैक्टिस करवाया जाए या उसको ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स और फिर प्रैक्टिस करवाया जाए. टेक्निक्स में वर्बल और विजुअल फीडबैक आ जाता है, इंस्ट्रक्शन और मैनुअल गाइडेंस. थर्ड है मेथड ऑफ प्रोग्रेशन. शुड नॉट वेस्ट टाइम इन प्रैक्टिसिंग व्हाट ही शी कैन नॉट डू या कैन डू. मतलब जो मूवमेंट ऑलरेडी वो कर पा रहा है तो उसमें उसको करवाने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. इक्विपमेंट्स यूज्ड इसमें कौन कौन से कर सकते हैं. लो बेड ऑफ कन्वीनियंट हाइट फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन. स्मॉल स्टेप्स का आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं. कॉमन ऑब्जेक्ट्स फॉर डी ट्रेनिंग ऑफ हैंड फंक्शन, जैसे बॉल हो गया या पेपर को वो रोल करके तो एक बॉल की शेप दे दे, तो उस तरह वॉकिंग स्टिक्स या डोर हैंडल जो हैं उनको ग्रिप करके तो वो खोले बंद करें, तो ये वॉकिंग स्टिक्स इफ़ नेसेसरी. फैक्टर्स फॉर इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन. अर्ली स्टार्ट ऑफ रिहैब प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन प्लान, कंसिस्टेंसी ऑफ गोल, मोटिवेशन, मेंटल स्टिमुलेशन, एजुकेशनल प्रोग्राम, प्लानिंग फॉर डिस्चार्ज. तो ये था हमारा MRP टॉपिक, यहीं पे ख़त्म हुआ. सेकंड आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोप्लास्टिसिटी. अच्छा जी, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है. एबिलिटी टू ऑफ ब्रेन टू डेवलप न्यूरल कनेक्शंस इन रिजल्ट ऑफ एनी इंजरी, तो उसको कहते हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी. अच्छा जी, एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स टू चेंज देयर फंक्शन, केमिकल प्रोफाइल और स्ट्रक्चर इज़ रेफर टू एज न्यूरोप्लास्टिसिटी. इसमें क्या क्या आ जाता है. हैबिचुएशन, लर्निंग एंड मेमोरी, सेलुलर रिकवरी आफ्टर इंजरी. In some cases, patients with brain damage have healed naturally because healthy nerves took on the task of damaged or destroyed nerves, allowing for at least some level of functionality. उन्होंने ये कहा है कि कुछ केसेस में ना जिनमें नर्व्स डैमेज हो जाए तो वो क्या होता है कि हेल्दी नर्व्स जो होती हैं वो उनका फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं और इसी तरह से हीलिंग जल्दी हो जाती है. देयर आर अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज़म्स. इनमें डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के, जिसमें आते हैं एक्सोनल स्प्राउटिंग. इसमें क्या होता है, ये है आपके पास नर्व न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. अगर यहाँ से इंजरी हो गई है और इंजरी होने के बाद जो है ये इस तरह इसने 2 प्रोजेक्शंस बना दिए हैं, तो इसको कहते हैं स्प्राउटिंग और एक्सोनल स्प्राउटिंग. फिर आपके पास है साइनेप्टिक प्रूनिंग. इसमें ये होता है कि साइनेप्टिक जंक्शंस जो होते हैं ना वो उनमें क्या कह लें उनके फंक्शंस रिस्टोर हो जाना खुद ब खुद ही, और वो अदर मतलब एक पाथवे अफेक्ट हो रहा है ना तो वो दूसरा कोई ऑल्टरनेट पाथवे बना लें, तो उसको साइनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं. उसके बाद आ जाता है हाउ पाथ्स आर क्रिएटेड. उसमें यही बताया हुआ है हाउ पाथ्स आर क्रिएटेड कि ये एक पाथ था, उसके बाद ये उसने 2 पाथवेज बना लिए, तो इस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी चलती रहती है. अब एक्सोनल स्प्राउटिंग की अगर हम थोड़ी डिटेल बात करें तो उसमें आता है हेल्दी एक्सॉन्स जो होते हैं ना वो बड ऑफ या स्प्राउट करते हैं न्यू नर्व एंडिंग्स को दैट कनेक्ट टू अदर पाथवेज इन द नर्वस सिस्टम. जब वो नए पाथवेज क्रिएट करते हैं ना तो वो किसी और न्यूरॉन के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ से, तो वो नए न्यूरल कनेक्शंस डेवलप कर लेते हैं. दिस कैन बी यूज टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग कनेक्शंस टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय रिपेयरिंग डैमेज न्यूरल पाथवेज एंड रिस्टोरिंग देम टू फुल फंक्शनैलिटी. फिर आ जाता है हैबिचुएशन. हैबिचुएशन क्या होता है, डिक्रीज रिस्पॉन्स टू अ रिपीटेड स्टिमुलस. मतलब कि अगर आप रिपीटेडली एक ही स्टिमुलस देते जाएंगे ना तो ब्रेन को उस स्टिमुलस की आदत हो जाएगी, वो उसके हो जाएगा क्या कहते हैं उसको वर्ड को
आदी हो जाएगा और वो जो है अडेप्ट कर लेगा उसको, और वो स्टिमुलस के जो है रिस्पॉन्स जो है ना उसको स्टिमुलस को जो देता है तो वो जो है वो उसका आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड आ जाता है लर्निंग एंड मेमोरी। ड्यूरिंग मोटर लर्निंग लार्ज एंड डिफ्यूज रीजन्स ऑफ द ब्रेन शो साइनेप्टिक एक्टिविटी विद रेपिटेशन ऑफ अ टास्क देयर इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ एक्टिव रीजन्स इन द ब्रेन। अब इसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी की एग्जांपल दिया है दैट रिक्वायर्स द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू साइनेप्टिक कनेक्शंस with repetition of specific stimulus synthesis and activation of new proteins promote the growth of new synaptic connections। फिर है cellular recovery from injury। injuries that damage or sever the axons of neurons cause degenerative changes, और उसमें आपके पास आ जाती हैं axonal injury में Wallerian degeneration आ जाती है, sprouting में collateral sprouting मतलब दो pathways बना दी उसने, regenerative sprouting और synaptic changes में आपके पास edema cause हो सकता है। मेटाबॉलिक के इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रेन इंजरी में आपके पास क्या आ सकता है? मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रेन इंजरी में इस्कीमिया कॉज हुआ जिसकी वजह से ग्लूटामेट रिलीज हुआ। ग्लूटामेट रिलीज होने के बाद क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स and release of internal calcium stores। देन आपके पास हुआ इंट्रासेलुलर वाटर जो है वो इंक्रीज हो गया, स्वेलिंग हो जाएगी, सेल स्वेलिंग या स्वेलिंग इंक्रीज हो जाएगी, और लास्ट आपके पास हो जाएगा सेल इंजरी एंड डेथ। उसके बाद है एक और मेथड होता है ये कि यहाँ से एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स या रिलीज ऑफ कैल्शियम से क्या होता है? एक्टिवेशन हो जाती है फॉस्फोडाइलेज एंजाइम की, एक्टिवेट्स। उससे क्या होता है? आपका जो है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल रिलीज होगा और सेल डेथ कॉज हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ब्रेन में सेल डेथ हो सकती है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसमें सेल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, सेल जेनेसिस और रिपेयर है, ऑल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूरोनल पाथवेज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूरल कनेक्शंस। उसके बाद प्रिंसिपल्स में उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया था मूव थेरेपी, मतलब कि मूव जो है वो एक फ़िलासफ़ी नहीं है। फ़िलासफ़ी मतलब कि इसमें आप लर्न करवा रहे हैं पेशेंट को फ्रॉम सिट टू स्टैंड एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ लाइक मतलब स्टैंडिंग हो गई, वॉकिंग हो गई या बेड ट्रांसफर्स हो गए। फिर एनरिच्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, फंक्शनल रिकवरी से उसको किस तरह से जो है वो अपने आप को रिकवर करना है, एरोबिक एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। फिर इफेक्ट्स इसमें आ जाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस। उसमें क्या होता है फिजिकल ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेज में कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं? CIMT जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी, बॉडी वेट या सपोर्टेड ट्रेडमिल ट्रेनिंग करा सकते हैं, रोबोटिक डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, बिहेवियरल शेपिंग, और उसके अलावा बायलेटरल आर्म ट्रेनिंग, मतलब कि वीकर आर्म को भी वो उतना ही यूज़ करें जितना वो गुड आर्म को यूज़ करता है, और टास्क ओरिएंटेड स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करवाए, एरोबिक एक्सरसाइजेज, कॉग्निटिव ट्रेनिंग या ब्रेन ट्रेनिंग। उसके बाद है थ्योरेटिकल मॉडल, उसमें ये उन्होंने बताया हुआ है कि अगर स्ट्रोक हुआ है उसके बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई है और रिकवरी की तरफ जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं रिहेबिलिटेशन को प्रमोट कर रही होती हैं या न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट कर रही होती हैं। तो उसमें आती है रिहेबिलिटेशन, जिसमें मोटर रीलर्निंग और फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, और रेपिटेशन, इंटेंसिटी और प्रोग्रेशन आपने अकॉर्डिंगली पेशेंट की सिचुएशन के रखनी है। मेडिकल ट्रीटमेंट में थ्रोम्बोलाइसिस आ जाता है, थ्रोम्बोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट्स को कहते हैं, और स्टेम सेल थेरेपी आ जाती है या ब्रेन स्टिमुलेशन आ जाती है। फिर न्यूरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टीरियोटैक्सिक सर्जिकल अप्रोचेज आ जाती हैं। तो उसमें 3 तरह की सर्जरीज होती हैं, एक होती है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, एक होती है स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी, और एक होता है न्यूरोनल ट्रांसप्लांट। स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी जो है वो एक 3 डायमेंशनल सर्जिकल टेक्निक होती है जिसमें ये किया जाता है कि
लियंस को जो है वो वहाँ से ब्लॉक करके तो वहाँ से पाथवे ही उसका ख़त्म कर दिया जाता है ताकि एक वो न्यू कनेक्शन जो है वो डेवलप कर सके। और न्यूरोनल ट्रांसप्लांट में सिंपल जो है वो न्यूरॉन्स को जो है वहाँ से डैमेज को हटा के तो वहाँ पे न्यूरॉन्स जो हैं उनका पाथवे चेंज कर दिया जाए, रूट चेंज कर दिया जाए, जिसकी वजह से वो नए न्यूरल कनेक्शंस डेवलप करें और उसको आप कहेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये टॉपिक आज का हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।